नमस्कार साथियों और एक महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आज हम यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सामान्य प्रबंधन। क्योंकि ये सब्जेक्ट से बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होंगे और बहुत सारे लोगों को अभी तो जो उसका जो पूरा जो सिलेबस है वो नहीं मिल पा रहा होगा कि कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बन रहे हैं। इसको लेकर काफ़ी लोग चिंतित होंगे। सो अब आपको यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है साथियों, क्योंकि आपको पता है कि सामान्य प्रबंधन आने वाला है 25 नंबर का। और इसमें 25 नंबर अगर आपको कवर करना है तो आपके पास में होना चाहिए डाटा, है ना। सो अभी मैं आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा साथियों कि आप पूरा जो अपना जो ध्यान है बुकों में भी ना दें। क्योंकि अगर सामान्य प्रबंधन का अगर बुक लेना चाहोगे या अगर लेते हो तो उसमें आपके पास में जो डाटा है वो अभी नया डाटा नहीं मिलेगा बुकों में, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट चेंज हुआ है अभी हुआ है और इसमें उतना पूरा जो डाटा है अभी उतना जो है डाटा पूरा नहीं मिल पाएगा। सो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी एक पे विश्वास ना करें। आप पूरे यानी कि अगर आप कोई संस्थानों में यानी कि कुछ कोचिंग संस्थान में कोचिंग जा रहे हैं तो वहाँ से डाटा कुछ कलेक्ट करें, उसके बाद में कुछ बुकों से देखें, उसके बाद में इसमें नेक्स्ट अगला जो अदर अदर अलग अलग प्रकार की जो बुक्स है वहाँ से भी आप देख सकते हैं। क्योंकि हमें चाहिए 25 नंबर और ये जो वैकेंसी है बहुत दिनों के बाद में आई हुई है और साथ ही यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा टफ है साथियों। इसके लिए आपको किसी एक पे निर्भर नहीं रहना है, आपको अलग अलग जो भी मटेरियल मिलता है वहाँ से आपको पढ़ना है। और यहाँ पे मैंने बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट यहाँ पे निकालने का प्रयास किया है और आप लोगों को देने का प्रयास किया है। सो आप यहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप टेस्ट ज़रूर लगाइए साथियों, क्योंकि जब तक आप टेस्ट लगाओगे नहीं आपको आपके खुद के बारे में पता नहीं होगा कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ और मुझे समझ में क्या आया है ना। सो इसका अगर सही परीक्षण अगर करना है सो आपको करना होगा, आपको लगाना होगा टेस्ट। क्योंकि जब तक आप खुद का परीक्षण नहीं करोगे तो आप कोई भी एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाओगे। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए साथियों आपका खुद का परीक्षण, और इसके लिए आप टेस्ट दे सकते हैं। सो आप ऑनलाइन टेस्ट दे या ऑफलाइन टेस्ट दे, साथ ही साथ मैं यहाँ पे टेस्ट भी चलाने वाला हूँ और इसमें पूरा जो मटेरियल है वो पीडीएफ के रूप में आप लोगों को देने वाला हूँ। सो अगर आप कोई क्लासेस नहीं लिए हैं सो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ अपना जो फोकस है, अपना जो टारगेट है, अगर आपने टारगेट बना लिया कि मुझे पटवारी बनना है सो आपको पटवारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए, आपको सही अपनी दिशा देते हुए आपको हर एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो सामान्य प्रबंधन है 25 नंबर का है और ऐसे ही जो सब्जेक्ट आपको आने वाले हैं, आपको पता है कि 8 सब्जेक्ट है तो हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक को आपको क्लियर करना होगा, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे कवर करते हैं साथियों सामान्य प्रबंधन। और सामान्य प्रबंधन एक ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है साथियों, क्योंकि आपको यहाँ से स्कोर बहुत अच्छे मिल सकते हैं। और नेक्स्ट अगला सब्जेक्ट आता है हिंदी हो गया, हिंदी से भी आप स्कोर बहुत अच्छा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में मैथ्स अगर आपका अच्छा है सो मैथ्स से भी आप कवर कर सकते हैं। सो ऐसे 3 से 4 सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए साथियों आपके जो कि उससे नंबर सबसे ज़्यादा आ रहे हो। सो उससे होगा क्या कि आपका जो स्कोर है वो बहुत बढ़ेगा। क्योंकि जब तक आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा सो आप एग्ज़ाम के यानी कि आप जो है क्वालिफाई के करीब नहीं पहुंच पाओगे। सो इसके लिए आपको अपना स्कोर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे चलते साथियों, हम यहाँ पे सामान्य प्रबंधन में पढ़ने क्या क्या वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले जानना ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो हम यहाँ पे पढ़ने वाले साथियों सामान्य प्रबंधन के अंतर्गत हम यहाँ पे पढ़ेंगे सबसे पहले सामान्य प्रबंधन का परिचय देखने वाले हैं। और परिचय के बाद में हम यहाँ पे पढ़ेंगे साथियों सिद्धांत हो गया, नियोजन हो गया, संगठन हो गया, उसके बाद में नियुक्तिकरण और नियंत्रण। पिछले वर्ष परीक्षा में कुछ पूछे गए प्रश्नों के बारे में भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ पे समय ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम यहाँ पे चलते साथियों पहला जो लेक्चर है कि परिचय, सामान्य प्रबंधन का परिचय। क्योंकि इस प्रबंधों को समझने के लिए सबसे पहले सामान्य प्रबंधन का हम पूरा डिटेल यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। सो सामान्य प्रबंधन क्या होता है साथियों, प्रबंधन का सामान्य अर्थ क्या होता है, व्यवस्था करना, है ना। प्रबंधन का अर्थ क्या होता है, व्यवस्था करना। यदि भी व्यापक जगत में इसका अर्थ कार्य निष्पादन लिया यानी कि कार्य निष्पादन लिया जाता है, ठीक है। लेकिन
संकुचित दृष्टिकोण में दूसरे शब्दों में कहा जाए तो व्यक्ति से काम कराने की एक तकनीक माना जाता है। ठीक है। सो प्रबंध क्या है साथियों? प्रबंध एक व्यापक जगत में इसका अर्थ होता है कार्य निष्पादन, है ना, कार्य निष्पादन। लेकिन संकुचित दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो संकुचित दृष्टिकोण में प्रबंध को क्या कह सकते हैं कि दूसरे व्यक्तियों से काम कराने की एक तकनीक या एक कला क्या कहलाता है? प्रबंध कहलाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है। और व्यापक अर्थ में प्रबंध जो है कला एवं विज्ञान दोनों का एक कला एवं विज्ञान दोनों है जो कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भिन्न प्रकार के मानवीय प्रयत्नों का संबंध को रखता है। ठीक है। सो आप इस पॉइंट को पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों, आपको ये पॉइंट याद रखना है कि व्यापक का अर्थ क्या होता है कि प्रबंध और प्रबंध कला एवं विज्ञान, इसमें क्या होते हैं? दोनों शामिल होते हैं जो कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भिन्न प्रकार के मानवीय प्रयत्नों में संबंध रखता है। ठीक है। अतः स्पष्ट है कि प्रबंध जो है एक प्रबंध में नियोजन, संगठन, समन्वय एवं निर्देशन, नियंत्रण, अभिप्रेरण, नीति निर्धारण आदि जो सभी है आदि सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है। और प्रबंध का मकसद ऐसी नीतियों को लागू करना है साथियों जो कि प्रशासन द्वारा निर्धारित की जाती है, प्रशासन द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसमें प्रबंध की विचारधारा का इतना विकास हो चुका है साथियों कि इसमें निश्चित परिभाषा की सीमा में जो है बांधा नहीं आ सकती है। ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि जो प्रबंध का मकसद क्या होता है? ऐसी नीतियों को लागू करना होता है जो कि प्रशासन द्वारा निर्धारित की जाती है तथा प्रबंध की विचारधारा का विकास इतना हो चुका है कि इसे निश्चित परिभाषा यानी कि इसकी जो निश्चित परिभाषा है इसकी सीमा में बांधा नहीं डाला जा सकता है। ठीक है। अतः प्रबंध की परिभाषा के संबंध में भिन्न प्रकार के विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, उन सभी का हम यहाँ पे डिटेल से कवर करते हैं। ठीक है। सो प्रबंध क्या है साथियों? प्रबंध की हम बात करें सो प्रबंध एक प्रमुख परिभाषा अलग अलग सिद्धांत अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिए हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे हेनरी फेयोल साहब ने क्या कहा। सो हेनरी की हम बात कर सकते हो तो हेनरी फेयोल साहब जी ने क्या कहा कि प्रबंध एक आशय पूर्व अनुमान, प्रबंध का आशय पूर्व अनुमान लगाना या नियोजन करना या संगठन की व्यवस्था करना या दिशा देना या समन्वय करना तथा नियंत्रण करना। ये किसने कहा? सो आपको याद रखना है, ये कहा वैज्ञानिक जो है हेनरी फेयोल के अनुसार ये मत दिया गया है। ठीक है। उसी के बाद में नेक्स्ट अगला जो वैज्ञानिक आता है साथियों कौन है? किम्बाल, है ना। किम्बाल की अगर बात करें तो किम्बाल ने क्या कहा था? विस्तृत रूप से प्रबंध उस कला को कहते हैं जिसके द्वारा किसी भी उद्योग में मानव व माल को नियंत्रित करने के आर्थिक सिद्धांतों को लागू किया जाता है। ठीक है। सो यहाँ पे किम्बाल साहब ने क्या कहा साथियों कि विस्तृत रूप से प्रबंध उस कला को कहते हैं जिसके द्वारा किसी भी उद्योग में माल व यानी कि किसी भी उद्योग में मानव एवं माल को नियंत्रित करने के आर्थिक सिद्धांतों को लागू किया जाता है। ठीक है। इसी में नेक्स्ट अगला वैज्ञानिक ने अपना मत दिया साथियों यानी कि क्रिटनर ने। इन्होंने क्या कहा कि प्रबंध जो है एक परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों का प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरों से मिलकर एवं उनके माध्यम से कार्य करने की एक प्रक्रिया है। यह जो सिद्धांत है वो किसने दिया? सो आपको याद रखना है क्रिटनर ने दिया, है ना। और इसको मैं पुनः फिर रिपीट करता हूँ कि क्रिटनर साहब ने क्या कहा था कि प्रबंध जो है एक गतिशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों का प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरों से मिलकर या फिर उनके माध्यम से कार्य करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट अगला पीटर साहब क्या कह रहे हैं इसमें कि प्रबंध जो है पीटर एफ डुकर के अनुसार क्या कहा गया है कि
प्रबंध जो है प्रत्येक व्यवस्था का एक गतिशील एवं जीवनदायक तत्व है, जिसके तहत जिसके नेतृत्व के अभाव में उत्पत्ति के अभाव है ना, जिसके नेतृत्व में उत्पत्ति के अभाव जो है उत्पत्ति के साधन केवल साधन मात्र ही रह जाते हैं, कभी उत्पादन का रूप नहीं लेते हैं। ठीक है, तो पीटर साहब का जो कथन है उसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों। उनका जो इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था कि जो प्रबंध जो है प्रत्येक व्यवस्था का गतिशील एवं जीवनदायक तत्व है, जिसके नेतृत्व के अभाव में उत्पत्ति के साधन केवल साधन मात्र रह जाते हैं, कभी यह उत्पादन का रूप नहीं ले पाता है। ठीक है, और यही नेक्स्ट अगला जो सिद्धांत यहाँ पे दिया साथियों, H.W. टेलर साहब ने क्या कहा है इसमें कि प्रबंध जो है यह जानने की एक कला है। प्रबंध जो है ये जानने की एक कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सबसे उत्तम एवं भौतिक संसाधन, यानी कि वह इन्होंने क्या कहा साथियों कि प्रबंध वह जानने की एक कला है। क्या है? वह जानने की एक कला है जो कि क्या करना है उसे करने का सबसे उत्तम समय क्या है ना, सबसे उत्तम और सबसे सस्ता उपाय क्या है, ये किसने कहा था? सो ये आपको याद रखना है, कौन ने कहा था? एफ डब्ल्यू टेलर ने कहा था। ठीक है, इसी में हम नेक्स्ट अगला यहाँ पे देखेंगे साथियों, प्रबंध। सो प्रबंध का मतलब आपने बहुत सारे जो विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया, उनको अगर आपने अच्छे से सुना होगा सो आप अब समझ गए होंगे कि प्रबंध का मतलब होता है क्या है। सो प्रबंध का सामान्य अर्थ इन सभी सिद्धांतों के आधार पर अगर निकालने का हम प्रयास करें सो इसका मतलब होता है साथियों व्यवस्था करना या नियोजन करना, यानी कि लोगों से काम करने की एक कला है ना, क्या कहलाता है? प्रबंध कहलाता है। प्रबंध के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं कि लोगों से काम कराने की एक कला है ना, जो कि प्रबंध कहलाता है। और प्रबंध जो है कला और विज्ञान दोनों से मिलके बना हुआ एक शब्द है। ठीक है, सो प्रबंध की प्रमुख परिभाषाएं हम यहाँ पे समझ लेते साथियों कि अलग अलग यहाँ पे भी परिभाषा भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से अपने मत देते हुए उन्हें परिभाषित किए हैं। सो जॉर्ज आर टेरी के अनुसार इन्होंने क्या कहा साथियों कि प्रबंध एक निश्चित प्रक्रिया है। इन्होंने क्या माना कि प्रबंध एक निश्चित प्रक्रिया है और नियोजन जो है जिसमें नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन तथा नियंत्रण का समावेश किया जाता है। ठीक है, और जो व्यक्ति एक संसाधनों के उपयोग द्वारा उद्देश्यों के निर्धारण एवं निष्पादन के लिए सम्मिलित होता है। ठीक है, सो जज साहब ने क्या कहा साथियों कि प्रबंध एक विशिष्ट प्रक्रिया है। प्रबंध जो एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन तथा नियंत्रण का समावेश किया जाता है, और जो व्यक्ति इन संसाधनों के उपयोग द्वारा उद्देश्यों के निर्धारण एवं निष्पादन के लिए क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है। वो क्या कहलाता है साथियों? प्रबंधन, है ना। सो ये कहा साथियों जॉर्ज आर टेरी ने। सो जॉर्ज आर टेरी के द्वारा जो शब्द का उन्होंने जो परिभाषा निकालने का प्रयास किया, निकाल के दिया, उससे भी आपको याद रखना है। इसी में अगला वैज्ञानिक आता है साथियों हेराल्ड कुंटन साहब ने क्या कहा साथियों? इन्होंने कहा कि प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने एवं उसे बनाए रखने की एक प्रक्रिया है ना, जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक प्राप्त करते हैं, है ना। सो इन्होंने क्या कहा साथियों? हेराल्ड कुंटन एम हेज हरिक के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने यानी कि प्रबंध जो है एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने एवं उसे बनाए रखने की एक प्रक्रिया है जिसमें लोग जो है समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक से प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसी में नेक्स्ट अगला वैज्ञानिक आता है साथियों रॉबर्ट एवं ट्रिवेली। इन्होंने क्या कहा साथियों कि प्रबंध को परिभाषित करते हुए कहा कि यह संगठन के परिचालन के नियोजन, संगठन एवं नियंत्रण की एक प्रक्रिया है ना, यानी कि नियंत्रण की एक प्रक्रिया है जो उद्देश्यों को प्रभावी एवं कुशलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए
मानव एवं भौतिक संसाधनों में मानव एवं भौतिक संसाधनों में समन्वय के लिए किया जाता है। ठीक है, सो इन्होंने क्या कहा साथियों, रॉबर्ट एल ट्रिवेली ने कहा, या इन्होंने यह मत दिया, या इन्होंने यह परिभाषा देते हुए यह बताया साथियों कि जो प्रबंध जो है यह संगठन के परिचालन के नियोजन एवं संगठन एवं नियंत्रण की प्रक्रिया है, जो उद्देश्यों को प्रभावी एवं कुशलता से पूरा करने के लिए मानव एवं भौतिक संसाधनों में समन्वय के लिए किया जाता है। ठीक है, इसी में नेक्स्ट अगला वैज्ञानिक आता है साथियों EFL ब्रेंच ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है साथियों कि प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। प्रबंध जो एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें एक उपक्रम की क्रियाओं के प्रभावी नियोजन एवं नियमन का उत्तरदायित्व समाहित होता है इसमें। ठीक है, और इसी में अब हम देखेंगे ऐसे उत्तरदायित्व में निम्न तथ्यों का इसमें समावेश है, जैसे योजनाओं का क्रियान्वयन करने के प्रयोजन से उपयुक्त कार्यविधि स्थापित करना, ठीक है, या अपनाना, या फिर नेक्स्ट अगला है उपक्रम के कार्यों का निष्पादन करने वाले व्यक्तियों का पथ प्रदर्शन एवं एकीकरण, समन्वय एवं अभिप्रेरणा एवं परिप्रेक्ष्य करना। ठीक है, सो इसका उद्देश्य क्या, हम अगर बात करें तो उद्देश्य क्या होता है साथियों, तो उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रभावी ढंग से, है ना, उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रभावी ढंग से दक्षता से किए गए कार्य को पूरा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रबंधन कहलाती है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे साथियों प्रबंध का मतलब क्या होता है, प्रभावी ढंग या दक्षता। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे देखेंगे प्रबंध क्या होता है। ठीक है, सो प्रभावी प्रबंध, इसका आशय क्या होता है साथियों, कार्य करने की वह क्रिया को पूरा करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने से है ना। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है साथियों, इसका आशय क्या होता है कि किसी कार्य को करने एवं क्रिया को पूरा करने एवं उद्देश्यों को प्राप्त करना ही प्रभावी ढंग कहलाता है। ठीक है, प्रक्रिया का मतलब क्या होता है साथियों, यहाँ पे एक शब्द आता है प्रक्रिया, है ना, क्योंकि इसका हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका बार बार उपयोग मतलब बार बार उच्चारण कर रहे हैं प्रक्रिया। सो प्रक्रिया क्या होता है, यह एक प्राथमिक क्रिया, यानी कि वह प्राथमिक क्रिया जिसे प्रबंध कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, प्रक्रिया कहा जाता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं अंतिम परिणाम प्राप्त करना ही प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है, इसी में हमने देखा था साथियों कार्य कुशलता, है ना, क्योंकि इस शब्द का भी हम बार बार प्रयोग कर रहे हैं। सो कार्य कुशलता क्या होता है, सो यहाँ पे आपको समझना होगा कार्य कुशलता, इसका अर्थ होता है साथियों किसी कार्य को, है ना, किसी कार्य को सही ढंग से इस प्रकार करना, है ना, सही ढंग से इस प्रकार करना ताकि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो सके। सो वो कहलाता है साथियों कार्य कुशलता। सो इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ, क्योंकि हर एक जो परिभाषा यहाँ पे दिया हुआ है उसका आपको पूरा याद होना चाहिए, और ये मैं याद करा के छोड़ूंगा साथियों आपको, क्योंकि मैं बार बार हर एक पॉइंट को मैं बार बार दोहराता हूँ ताकि आपके माइंड में ये जो परिभाषा है, जो वर्ड है वो बैठ सके, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नया हो गया है, इससे लोग परेशान हो रहे हैं, है ना। सो हमें यहाँ पे बार बार रिवीजन करते हुए इनको याद करना होगा। ठीक है, सो कार्य कुशलता का मतलब क्या होता है साथियों, इसका अर्थ होता है किसी कार्य को सही ढंग से इस प्रकार करना ताकि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन हो, सो कहलाता है कार्य कुशलता। ठीक है, यहीं पे जो हेराल्ड कुंटन साहब ने क्या कहा है साथियों, प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने एवं उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें जो लोग हैं समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं। ठीक है, और यहीं पे हेनरी फेयोल जी ने क्या कहा साथियों कि प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इन्होंने क्या कहा कि प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो प्रत्येक संस्था में, चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, पारिवारिक हो या व्यावसायिक हो, सब में समान रूप से पूरी की जा सकती है। ठीक है,
सो इन दोनों का जो मत है उनको मैं आप लोगों को पुनः फिर से रिपीट करके बताता हूँ साथियों कि जो हेराल्ड कुंटन साहब ने क्या कहा है कि जो प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने एवं उसे बनाए रखने की एक प्रक्रिया है जिसमें लोग जो है समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को क्या कर सकते हैं, इसमें प्राप्त करते हैं, ठीक है। और यहीं पे हेनरी फेयोल ने क्या कहा साथियों कि प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो प्रत्येक संस्था में चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो या पारिवारिक हो या व्यावसायिक हो, इनमें समान रूप से पूरी की जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और प्रबंध के प्रमुख 3 उद्देश्य होते हैं, उनको हम यहाँ पे बहुत ही डिटेल से हम पूरा कवर करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे साथियों, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं प्रबंध के प्रमुख 3 महत्व कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। पहले तो पहला जो महत्व आता है, इसका उद्देश्य, संगठन का उद्देश्य आएगा साथियों कि जो यानी कि उत्तरजीविता यानी कि लंबे समय में यह सर्वोपरि विद्यमान है ना। सर्वप्रवृत्ति कैसी होती है, विद्यमान है, ठीक है। ये पहला उद्देश्य है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगला यहाँ पे आपको याद रखना साथियों कि लाभ की अगर हम बात करें तो एक निरंतर सफलता एवं उचित संचालन का महत्वपूर्ण प्रोत्साहन प्रदान करता है, ठीक है। और इसी में विकास की हम बात करें तो विकास किसी संगठन के विकास की सफलता गतिविधियों के विकास और विस्तार में मापी जाती है, ठीक है। सो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने, इसके उद्देश्य है, ठीक है। इसी में हम सामाजिक उद्देश्य की बात करें तो सामाजिक उद्देश्य में समाज के लिए लाभ का निर्माण शामिल होता है इसमें, ठीक है। और व्यक्तिगत क्या होता है, व्यक्तिगत उद्देश्य क्या होता है, हमने 2 पॉइंट देखा यहाँ पे, एक सामाजिक उद्देश्य और एक व्यक्तिगत उद्देश्य। तो सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत क्या होता है कि समाज के लिए लाभ का निर्माण इसमें शामिल होता है। और यहीं पे व्यक्तिगत उद्देश्य की हम बात करें तो कर्मचारियों के उद्देश्य जैसे कि अच्छा वेतन, पदोन्नति, सामाजिक समन्वय, स्वस्थ आदि परिस्थितियाँ क्या कहलाती है इसमें, ये आती है साथियों, आपको याद रखना है। इसमें व्यक्तिगत उद्देश्य के आधार पर इन्हें माना जाता है, ठीक है। प्रबंध के कुछ महत्वपूर्ण महत्व देख लेते साथियों। तो इनके महत्व है, प्रबंध के महत्व है, पहला सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति, है ना, सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति, ठीक है। तो प्रबंध के द्वारा व्यक्ति सामूहिक लक्ष्यों के निर्धारण तथा उन लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक प्राप्त करने में कैसे होता है, सहायक होता है, ठीक है। इसी में नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए साथियों। सो नेक्स्ट अगला पॉइंट, उत्पादन में कैसी हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है ना। कुशलता यानी कुशल प्रबंध द्वारा उत्पादन में वृद्धि होती है तथा न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन हासिल किया जा सकता है, जिसमें संगठन के लाभों में क्या हो रही है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसी में क्या हो रहा है साथियों, अगला वो हम यहाँ पे देख, गतिशील संगठन का निर्माण जो है प्रबंधक के द्वारा एक गतिशील एवं उद्देश्यपूर्ण संगठन का निर्माण किया जाता है, ठीक है, जो कि अपने लक्ष्यों के प्राप्ति में कैसे होता है, सदैव सजग रहता है, ठीक है। सो इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों कि जो नेक्स्ट अगला जो महत्व है इसमें दूसरा कि उत्पादन में बढ़ोतरी, है ना। कुशल प्रबंध द्वारा उत्पादन में वृद्धि होती है तथा न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन हासिल किया जा सकता है, ठीक है, जिसमें संगठन के लाभों में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो गतिशील संगठन का निर्माण जो है प्रबंधक के द्वारा एक गतिशील एवं उद्देश्यपूर्ण संगठन का निर्माण किया जाता है जो अपने लक्ष्यों के प्रति सदैव सजग रहता है, ठीक है। और व्यक्तिगत उद्देश्य की प्राप्ति की हम बात कर सकते हो तो कुशल प्रबंधन के द्वारा व्यक्ति जो है अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है, ठीक है। इसी में हम यहाँ पे नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए साथियों। तो नेक्स्ट अगला पॉइंट यहाँ पे है कि प्रतिस्पर्धा में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है ना। तो बाजार की प्रतिस्पर्धा स्वरूप में बने रहने के लिए एक कुशल प्रबंधक की सदैव आवश्यकता होती है, ठीक है। और निर्धारण लक्ष्यों की प्राप्ति में भी सहायता इसमें मिल रहा है, ठीक है। सो जैसे कि अब देख पाएंगे कि उचित प्रबंधन द्वारा नियोजन लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिलती है तथा कब कैसे किस प्रकार कार्य को किया जा सकता है, जिसमें निर्धारित लक्ष्यों को कम समय में न्यूनतम लागत पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। सो इस पॉइंट को भी आपको विशेष तौर पे ध्यान देना चाहती हूँ कि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्ति में क्या हो रहा है, इसमें सहायता मिल रहा है।
वो कैसे कि उचित प्रबंध द्वारा क्या हो रहा है, पूर्व नियोजन लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिल रही है तथा कब कैसे किस प्रकार कार्य को किया जा सकता है, जिसमें निर्धारित लक्ष्यों को कम समय में एवं न्यूनतम लागत पर, है ना, और न्यूनतम लागत पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखेंगे साथियों प्रबंध की कुछ प्राकृतिक संरचनाएं। तो जीवन के हर एक क्षेत्र में यथा सेवा, सुरक्षा, राजनीतिक, सामाजिक एवं आदि आदि में भी किया जाता है, जिसमें इसकी मूल प्रकृति के विषय में विद्वानों के मध्य मतभेद भी है। फिर भी प्रबंध के कितने दो भेद, यानी कि प्रबंध को दो जो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? सो आपको याद रखना है, कला के क्षेत्र में, कला के रूप में, और एक विज्ञान के रूप में। ठीक है, सो इसका हम पूरा डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, सो कला के रूप में क्या होता है साथियों? कला मतलब क्या होता है? प्रबंध एक क्या है? प्रबंध एक स्व अर्जित कला है। प्रबंध क्या है? प्रबंध जो है एक स्व अर्जित कला है। यह व्यक्ति को अनुभव तथा कार्यों में दक्षता के द्वारा मध्य से प्राप्त होता है ना, दक्षता के द्वारा माध्यम से प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रबंध कला क्या साथियों? प्रबंध कला एक स्वअर्जित कला है। यह व्यक्ति को अनुभव, है ना, व्यक्ति को अनुभव तथा कार्यों में दक्षता के माध्यम से प्राप्त होता है। ये आपको याद रखना। यहीं पे जॉर्ज टेरी साहब ने क्या कहा है साथियों कि जो चतुर्य के प्रयोग से जो इच्छित परिणाम जो होता है प्राप्त होता है। ठीक है, और इसी में दूसरा शब्द यहाँ पे निकल के सामने आता है कि जो ज्ञान जो है ना, ज्ञान, अनुभव तथा सिद्धांत व कार्यकुशलता के व्यवहारिक सहयोग के माध्यम से ही वंचित परिणाम प्राप्त करना ही कला कहलाता है। ठीक है, यही में हम कला के कुछ विशेषताओं की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं साथियों। तो कला की कुछ विशेषताएं हैं: सिद्धांतिक ज्ञान का अस्तित्व होना, व्यक्तिगत आवेदन के अनुसार, है ना, उसके बाद में व्यवहारिक संरचनात्मक पर आधारित होता है। ठीक है, सो कला की उक्त विशेषताओं में प्रबंध की विशेषताओं की तुलना की जाए तो यह स्पष्ट होगा कि प्रबंध में कला के सभी गुण मौजूद हैं। ठीक है, और सभी द्वारा यानी कि प्रबंध जो है, प्रबंध द्वारा प्रबंध के ज्ञान एवं अनुभव का व्यवहारिक उपयोग किया जाता है साथियों, और इसके परिणाम स्वरूप संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति में उससे क्या हो रहा है, उससे सुगमता होती है। क्या है साथियों? प्रबंध द्वारा, है ना, प्रबंध के ज्ञान एवं अनुभव का व्यवहारिक उपयोग किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति में क्या हो रहा है, उसके सुगमता, यानी कि उसमें सुगमता होती है। और प्रबंध ज्ञान का जो है प्रशिक्षण एवं शिक्षण दिया जा सकता है, लेकिन इसकी सफलता जो है व्यक्ति के बुद्धि, विवेक और कार्य क्षमता पर निर्भर करता है। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है साथियों कि प्रबंध जो है ज्ञान यानी कि प्रबंध में क्या हम कर सकते हैं, किसी को हम ज्ञान का प्रशिक्षण या शिक्षा तो दे सकते हैं, लेकिन उसकी जो सफलता है उसके बुद्धि एवं विवेक एवं उसके कार्य क्षमता पर निर्भर होता है। ठीक है, तो यह कहा जा सकता है कि प्रबंध एक कला है। पीटर एफ ड्रकर ने क्या कहा साथी? इन्होंने भी यह कहा कि प्रबंध एक कला है, ना कि विज्ञान है। ठीक है, प्रबंध, नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है, तो प्रबंध विज्ञान के रूप में, क्योंकि हमने दो पॉइंट पढ़े थे, एक कला और एक विज्ञान, है ना। सो हम यहाँ पे देखते हैं प्रबंध एक विज्ञान है। सो इसके अंतर्गत क्या परिभाषा निकलता है साथियों? इसके अंतर्गत यहाँ पे क्या समझाने का प्रयास किया गया है? सो प्रकृति में मौजूद किसी भी वस्तु के बारे में उपलब्ध क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। ये आपने बहुत बार पढ़ा है ना, कि प्रकृति में मौजूद किसी भी वस्तु के बारे में उपलब्ध क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। वैसे ही प्रबंध के संबंध में अनेक वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए, उनके अलग अलग सिद्धांत दिए, और उसके अध्ययन के माध्यम से ही प्रबंध में निपुणता प्राप्त की जा सकती है। तथा कुंजी के अनुसार उन्होंने क्या कहा साथियों कि विज्ञान जो है व्यवहारिक ज्ञान का संगठित भंडार है। इन्होंने क्या कहा, कुंज ने क्या कहा? सो हर एक सिद्धांत को, हर एक परिभाषा, हर एक वैज्ञानिकों की परिभाषा को आपको याद रखना होगा साथियों, क्योंकि इससे ही हमें क्वेश्चन मिलने वाले हैं, है ना। सो
कुंज ने क्या कहा कि विज्ञान जो है व्यवहारिक ज्ञान का एक संगठित भंडार है। सो आपको क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है कि विज्ञान जो है एक व्यवहारिक ज्ञान का भंडार है, यह किसने कहा था। तो आपको याद रखना है कि कुंज के अनुसार कहा गया था, ठीक है। और दूसरे शब्दों में विज्ञान किसी भी विषय का क्रमबद्ध रूप, किसी भी विषय का क्रमबद्ध रूप में अर्जित किया गया ज्ञान होता है, ठीक है, जो कि अनेक अध्ययन एवं सिद्धांतों पर आधारित होता है, ठीक है। और ऐसे में हम देखेंगे साथियों विज्ञान के संबंधित विशेषताएं, है ना। सो प्रयोग पर आधारित सिद्धांत इसके आधार पे हम इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद में सर्वव्यापकता, उसके बाद में क्रमबद्ध ज्ञान इसमें आधारित है, ठीक है। यदि उस विशेषता के आधार पर प्रबंध की तुलना ज्ञान यानी कि ज्ञान के रूप में करें तो निम्न परिणाम निकलते हैं। क्या? तो पहला परिणाम यहाँ पे निकलता साथियों कि प्रबंध विज्ञान की तरह क्रमबद्ध ज्ञान का एक समूह है। प्रबंध जो है विज्ञान की तरह क्रमबद्ध ज्ञान का एक समूह है जो कि सिद्धांत अनुभव एवं अवलोकन से प्राप्त परिणामों पर आधारित होता है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी में हम अगला नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि प्रबंध के सिद्धांत अनेक परिणाम, प्रबंध के जो सिद्धांत है अनेक परीक्षण, अध्ययन विश्लेषण एवं सर्वव्यापकता पर आधारित होते हैं, ठीक है। अतः कहा जा सकता है कि प्रबंध जो है शुद्ध विज्ञान ना होकर व्यवहारिक विज्ञान होता है, ठीक है। So, आप कह सकते हैं साथियों कि प्रबंध जो है शुद्ध विज्ञान ना होकर व्यवहारिक विज्ञान होता है, ठीक है। यहीं पे जॉर्ज आर टेरी ने यहाँ पे अपना मत दिया कि यह वास्तव में एक क्या है, सामाजिक विज्ञान है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा साथियों, जॉर्ज आर टेरी ने कहा साथियों कि यह एक क्या है, यानी कि यह वास्तव में सामाजिक विज्ञान है, ठीक है। यहीं पे अलग अलग निष्कर्ष निकले साथियों। निष्कर्ष के रूप में अगर हम देखें प्रबंध को तो उक्त विवेचना के आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रबंध एक प्राचीन कला है ना। प्रबंध जो है एक प्राचीन कला एवं एक आधुनिक विज्ञान है ना। प्राचीन कला एवं आधुनिक विज्ञान है जो व्यक्ति अर्जित एवं क्रमबद्धता के रूप में प्राप्त करता है, प्राप्त किया जा सकता है ना। प्रबंधता के रूप में, क्रमबद्धता के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला साथियों कि उक्त विवेचना के आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रबंध एक क्या होना चाहिए, प्राचीन कला एवं आधुनिक विज्ञान होना चाहिए। विज्ञान है जो कि व्यक्ति अर्जित एवं क्रमबद्धता के रूप में प्राप्त कर सकता है, ठीक है। इसी में प्रमुख विशेषताएं साथियों, प्रमुख विशेषताओं को भी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्योंकि यह भी जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है ना। सो प्रबंध के महत्वपूर्ण उद्देश्य की हम बात कर सकते हो। विशेषताओं में प्रबंध के महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए क्या, कि लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु यानी कि सरल एवं स्पष्ट होना चाहिए। प्रबंध व्यापी होना चाहिए, यानी कि प्रबंध जो है सर्वव्यापी हो, अर्थात राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, व्यवहारिक आदि होना चाहिए। इसमें प्रबंध बहुआयामी है जिसमें कार्य प्रबंधन, लोक प्रबंधन और परिचालन प्रबंधन है ना। इसी में प्रबंधन एक निरंतर चलने वाली यानी कि चलने की प्रक्रिया है, यानी कि गतिशील प्रबंधन है ना। और प्रबंधन एक सामूहिक प्रक्रिया है, यानी कि विभिन्न लोगों के विभिन्न कार्य करने के उद्देश्य है ना। और इसी में प्रबंध एक अमूर्त शक्ति या अदृश्य है, यानी कि दिखाई नहीं देना, परंतु संगठन के कार्य में उसकी उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता है। इसे किया जाता है प्रबंधन का एक अद्भुत शक्ति है ना। इसी में प्रबंध की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं भी हम यहाँ पे देख लेते हैं साथियों। तो प्रमुख अवधारणाओं की अगर हम बात करें तो मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक परंपरागत अवधारणाएं और एक आधुनिक अवधारणाएं है ना। सो यहाँ पे अलग अलग मत निकलते हैं। फॉलेट ने यहाँ पे क्या किया साथियों, लोगों से कार्य करवाने की कला। इन्होंने फॉलेट ने क्या कहा साथियों कि जो प्रबंध यानी कि परंपरागत जो प्रबंध है, परंपरागत प्रबंध के अवधारणाओं के अंतर्गत इन्होंने क्या कहा कि लोगों से कार्य कराने की एक कला है। और इसी में प्रबंध की आधुनिक अवधारणाओं के आधार पर FM टेलर साहब ने क्या कहा साथियों कि प्रबंध वह प्रक्रिया है ना। प्रबंध वह प्रक्रिया है जो संसाधनों का
जो संसाधनों का प्रभावी एवं कार्यकुशलता के साथ उद्देश्यों को प्राप्त करना है ना, क्या कहलाता है, वो है साथियों आधुनिक अवधारणा, यानी कि प्रबंध की आधुनिक अवधारणाएं। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। ठीक है, उसके बाद में उद्देश्य सरल व स्पष्ट होने चाहिए। प्रबंध एक जटिल प्रक्रिया एवं सरल विज्ञान है ना, इन पॉइंटों को भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब प्रबंध के कार्यों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं साथियों। प्रबंध के कार्य के अंतर्गत हम नियोजन होना चाहिए, नियोजन है ना, नियोजन हो गया, नियुक्तिकरण, नियंत्रण, संगठन, निर्देश है ना, ये प्रमुख इनके कार्य है। ठीक है, प्रबंध के कुछ प्रमुख क्षेत्रों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं साथियों। तो प्रमुख क्षेत्र में आता है प्रोफेसर न्यूमैन के अनुसार प्रबंध का व्यापक, यानी कि प्रबंध जो है एक व्यापक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन प्रबंधन, यानी कि उत्पादन की हम बात करें तो उत्पादन जो है बाजार की मांग के अनुरूप होना चाहिए। प्रबंध कैसे होना चाहिए, उत्पादन प्रबंध कैसे होना चाहिए साथियों, तो यह बाजार की मांग के अनुरूप होना चाहिए। क्रम प्रबंधन कच्चे माल की गुणवत्ता तथा विशेषताओं का निर्धारण जो है, आपूर्ति का निर्धारण, समय के आपूर्ति के तौर पे होना चाहिए है ना। क्रमबद्ध, यानी कि इन्होंने क्या कहा, क्रम प्रबंधन यानी कि कच्चे माल की गुणवत्ता तथा विशेषताओं का निर्धारण, आपूर्ति का निर्धारण, समय से कैसे होने चाहिए, समय से आपूर्ति होना चाहिए। ठीक है, इसी में विपिन यानी कि क्या है, विपणन प्रबंधन। विपणन प्रबंधन क्या होना चाहिए साथियों, प्रबंधन है कि उपभोक्ता की ज़रूरत की पहचान है ना, उपभोक्ता की ज़रूरत की पहचान करना और बाजार का विश्लेषण करना, ये कहलाता है विपणन प्रबंधन। ठीक है, इसी में रख रखाव प्रबंधन की हम बात करें साथियों, तो रख रखाव प्रबंधन का आशय होता है कि उपकरणों को काम करने की स्थिति में रखने के लिए है ना, स्थिति में रखने के लिए नियमित पदगति है ना, नियमित पदगति यानी कि पदगति प्रक्रियाओं का पालन करना है और अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन जारी रखने हेतु नियमित निरीक्षण और समावेश की इसमें आवश्यकता होती है। ठीक है, सो रखरखाव प्रबंधन क्या होता है, रखरखाव प्रबंधन से आशय है प्रकरणों के यानी कि उपकरणों को काम करने की स्थिति में रखने के लिए नियमित पद्धतिगत प्रक्रिया का पालन करना और अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादनों का या उत्पादन जारी रखते हुए नियमित निरीक्षण और समायोजन की आवश्यकता इसमें होती है। ठीक है, इसी में हम नेक्स्ट अगला देखेंगे कार्मिक प्रबंधन क्या होता है। कार्मिक प्रबंधन यानी कि मानव संसाधन प्रबंधन एवं कार्य यानी कि कार्मिकों की भर्ती, चयन एवं प्रशिक्षण तथा विकास करना ही कार्मिक प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। वित्तीय प्रबंधन क्या होता है साथियों, वित्तीय प्रबंधन में आपको याद रखना है वित्त के स्रोतों का निर्धारण एवं वित्त की प्राप्ति, निवेश का निर्णय है ना, यह क्या कहलाता है, वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, सो आपको ये याद रखना है कि वित्तीय प्रबंधन क्या है, तो वित्त यानी कि वित्त के स्रोतों का निर्धारण, वित्त की प्राप्ति एवं निवेश का निर्णय इसमें किया जाता है। ठीक है, यहीं पे हम देखेंगे नेक्स्ट अगला पॉइंट है साथियों कार्यालय प्रबंधन। उसी के साथ में आपको यहाँ पे देखना है विकास प्रबंधन क्या होता है। विकास प्रबंधन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रबंध जो है अपने प्रबंधकीय है ना, अपने प्रबंधकीय कौशल को सीखते हैं और उसे अधिक उत्पन्न बनाते हैं ना, और अधिक उनको क्या बनाते हैं, उत्पन्न यानी कि अधिक उन्नत बनाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो विकास प्रबंधन क्या है, वह प्रक्रिया यानी कि यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंध अपने प्रबंधकीय कौशल से सीखते हैं और उसे अधिक उन्नत बनाते हैं। ठीक है, इसी में प्रबंध के स्तर की बात करें हम साथियों, सो यानी कि प्रबंध जो है सार्वभौमिक शब्द है जिसे किसी उद्यम यानी कि किसी उद्यम में संबंधों के समूह में एक दूसरे से है ना, एक दूसरे से लोगों द्वारा कुछ कार्य करने और करवाने के उपयोग में लगाया जाता है ना। सो प्रबंध स्तर क्या होता है, यह प्रबंध सार्वभौमिक शब्द है जिसे किसी उद्योग में या फिर किसी उद्यम में संबंधों के समूह को
समूह में एक दूसरे के द्वारा कुछ कार्य को करवाने एवं करने, है ना, के उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति एक संबंधों की इस श्रृंखला में किसी न किसी विशेष कार्य को पूरा करने का उत्तरदायित्व लेता है। ठीक है, उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, तथा विशेष कार्य को पूरा करने का उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए उसे कुछ अधिकार दिया जाता है, जिसे निर्णय लेने का अधिकार होता है ना। ये आपको याद रखना है कि उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए कुछ उसे क्या दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है, तभी तो वो उस कार्य को अच्छे ढंग से कर पाएगा, है ना। सो यह जैसे कि निर्णय लेना जब तक हम उसको पूरा यानी कि उसको कुछ अधिकार नहीं देंगे, तब तक वो किसी भी कार्य में वो पूर्ण रूप से अपना निर्णय या अपना मत नहीं ले सकता है ना। इसी में नेक्स्ट अगला है साथियों प्रबंधक के स्तर के अंतर्गत हम यहाँ पे पढ़ते हैं उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध, यानी कि 3 भागों में यहाँ पे विभाजित किया गया है। ठीक है, सो उच्च प्रबंध स्तर के अंतर्गत आता है साथियों संचालन मंडल, प्रबंध संचालक। ठीक है, उसके बाद में मुख्य प्रबंधन। ठीक है, इसमें मध्य स्तरीय प्रबंधन के अंतर्गत हम देखते हैं साथियों प्रबंधक हो गया, उप प्रबंधक हो गया और सहायक प्रबंधक हो गया। इसी में निम्न स्तरीय प्रबंधक के अंतर्गत अधीक्षक हो गया, पर्यवेक्षक हो गया और फोरमैन हो गया। तो ये जो भाग है साथियों, इनको भी आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है कि प्रबंधक के स्तर कौन कौन से हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसी में हम देखेंगे साथियों उच्च स्तरीय प्रबंधन, है ना। उच्च स्तरीय प्रबंधन क्या होता है, उच्च स्तरीय प्रबंधक क्या होता है, तो अध्यक्ष, CIO, संस्थापक और हो गया निर्देशक हो गया, मुख्य परिचालन के अधिकारी, ये संगठित परिष्ठतम एवं कार्यकारी अधिकारी होते हैं, जिन्हें विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। उच्च प्रबंधन विभिन्न स्तरों के प्रबंधन की टीम होती है। इनका मूल कर्तव्य होता है साथियों, संगठन के कुल उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न तत्वों में एकता एवं विभिन्न भागों में कार्य को सामंजस्य करना होता है। ठीक है, और इन अधिकारियों के समूचे कार्य प्रायः निर्णय, यानी इनके समुचित कार्य कैसे होते हैं, निर्णयात्मक होते हैं, विचारात्मक होते हैं तथा विश्लेषणात्मक प्रकृति के होते हैं। इस बात को भी आपको याद रखना है। जो उच्च पद के जो अधिकारी होते हैं, उनके जो कार्य कैसे होते हैं, निर्णयात्मक होते हैं, विचारणात्मक होते हैं और विश्लेषणात्मक प्रकृति के होते हैं। इस बात को आपको ध्यान देना है। और उच्च स्तर के प्रबंधक जो है संगठन के कल्याण एवं निरंतरता के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, और व्यापक रूप से यानी कि व्यवसाय के सभी कार्यों एवं उसके सामाजिक एवं प्रभाव के लिए कैसे होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, यह एक वृहद व्यावसायिक उपक्रम के उद्देश्य तथा नीतियों का निर्धारण यानी कि संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। ठीक, इसमें जैसे कि बजट का अनुमोदन करना हो गया, योजना एवं परिणामों की समीक्षा करना हो गया, महत्वपूर्ण मामलों के विषय में विचार विमर्श करना हो गया, आय का उचित वितरण करना हो गया, उसके बाद में ट्रस्टी के रूप में कार्य करना हो गया, मुख्य अधिशासी का चयन करना हो गया, उसके बाद में उपयुक्तता के उद्देश्यों का निर्धारण करना हो गया, व्यवसाय के दीर्घकालीन स्थायित्व का प्रदान करना हो गया। ये संगठन के उद्देश्य निर्धारण करते हैं। ठीक है, इसी में हम देखते हैं साथियों नेक्स्ट अगला जो भाग है वो है मध्य स्तरीय प्रबंधन। तो मध्य स्तरीय प्रबंधन की हम बात करें तो मध्य स्तरीय प्रबंधन क्या होता है साथियों कि मंडल द्वारा मंडल प्रमुख और उपमंडल प्रमुख इसके अंतर्गत आते हैं, और विभागीय प्रमुख जैसे कि खरीद प्रबंधक हो गया, उसके बाद में बिक्री प्रबंधक हो गया, वित्तीय प्रबंधक हो गया, कार्मिक प्रबंधक इत्यादि। और नेक्स्ट आता है इसमें संयंत्र प्रबंधक। ठीक है, सो उच्च प्रबंधक तथा निम्न स्तर के मध्य की जो कड़ी होती है ये कहलाती, ये उच्च प्रबंधन के अधीनस्थ तथा मध्य रेखीय प्रबंधक के प्रधान होते हैं। ठीक है, सो इस बात को आपको विशेष तौर पे ध्यान देना साथियों कि जो मध्य प्रबंधन जो है ये क्या कहलाता है, उच्च प्रबंधन के
उच्च प्रबंधन तथा निम्न जो सबसे कम कैटेगरी के हैं उनके मध्य की एक कड़ी होती है। और यह जो मध्य प्रबंधन जो है उच्च प्रबंधन से क्या लेता है, ये सलाह लेता है या उसके उसके आदेशों का पालन करता है ना, प्रबंधन के अधीनस्थ होता है, उनके अधीन होता है ना। और प्राथमिक रेखीय प्रबंधन के प्रधान होते हैं, ठीक है। और इसमें इसमें साथियों समन्वय यानी कि समन्वयता की अगर हम बात करें तो इन्हें विभाग या प्रमुख कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, मध्य स्तरीय प्रबंधक को विभाग या प्रमुख कहा जाता है। मध्य स्तरीय प्रबंधक के अंतर्गत उच्च प्रबंधन द्वारा विकसित नियंत्रण योजनाएं एवं व्यूह रचना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। तथा प्रथम रेखीय प्रबंधकों के सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं, है ना। इस बात को भी आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। और यहीं पे उच्च स्तर का संचालक मंडल के माध्यम से एक सेतु का कार्य करता है, ठीक है। यहीं पे निम्न स्तर का जो प्रबंध है उसे भी हम यहाँ पे देख लेते साथियों। तो निम्न स्तरीय प्रबंधक के अंतर्गत आते साथियों पर्यवेक्षक हो गया, उसके बाद में फोरमैन हो गया, निरीक्षक हो गया, उसके बाद में पर्यवेक्षक, कार्यबल के कार्य का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पे आप कह सकते हैं साथियों कि इसकी संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इन्हीं के प्रयत्नों से उत्पाद की गुणवत्ता को सरल बनाए रखा जा सकता है। और ये प्रबंध के निम्न स्तर होते हैं, जैसे कि कर्मचारी हेतु दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, ठीक है। और प्रबंध की अब हम देखते हैं साथियों प्रबंध की प्रमुख सीमाएं, है ना। सो प्रबंध की प्रमुख सीमाओं की अगर हम बात करें प्रबंध की प्रमुख सीमाएं वे विश्राम और आदेश और निर्देश देते हैं, है ना। प्रबंध क्या होते हैं साथियों, यानी कि वे श्रमिक जो आदेश और निर्देश देते हैं कि कई बार प्रबंधक का व्यक्तिगत हित कैसे होता है, सामान्य हित से अधिक होता है ना। ये इनकी प्रमुख सीमाएं हैं कि श्रमिकों को आदेश एवं निर्देश देते हैं कि कई बार प्रबंधक एक व्यक्तिगत हित एवं समन्वय हित से क्या होते हैं, अधिक होते हैं। और समय परिवर्तन के अनुरूप, है ना, समय परिवर्तन के अनुरूप प्रबंध सिद्धांत को बदला जा सकता है। और मानव व्यवहार एवं अप्रत्याशित है कि कंपनी के विकास में कैसे होने से बांधा बन सकता है, ठीक है। ये प्रमुख सीमाएं हैं, इनको भी आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है, ठीक है। सो आज हमने यहाँ पे कवर किया साथियों पहला जो चैप्टर था हमारा, जो कि प्रबंध का परिचय है ना। इसमें हमने बहुत सारे जो पॉइंट है और साथ ही साथ यहाँ पे वैज्ञानिकों के मत एवं उनके सिद्धांतों के बारे में यहाँ पे हमने चर्चा किया। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जो क्लासेस है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही अगला क्लास पाने के लिए, अगला चैप्टर पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं पूरे क्लासेस आप लोगों को देने वाला हूँ। और ये जो पूरे क्लास आपको मिलेंगे प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ उसका PDF भी मिल रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है साथियों। और ये जो पूरे जो क्लासेस आपको फ्री में मिल रहे हैं, इसमें कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है आपसे, ठीक है। बस आपको यहाँ पे अपनी दिशा को सही दशा देते हुए आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट अगला जो क्लास होगा साथियों, सिद्धांत पे हम चर्चा करेंगे। सिद्धांत से पहले आज हमने जो पढ़ा है उस पे हम कल टेस्ट एक यहाँ पे लाने वाले हैं, तो आपको वहाँ पे टेस्ट देना होगा। और ये पूरे जो आज जो हमने पढ़ा है इसको आपको एक बार रिविज़न करना होगा साथियों, तब ही आप टेस्ट बहुत ही अच्छा से दे पाओगे। सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।